हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो हम पढ़ रहे थे उसका पहला पॉइंट था स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन होने में कितना समय लगता है, कौन से हार्मोन वहाँ काम करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक स्पर्म जो बनता है वो प्राइमरी जर्म सेल से लेके स्पर्म बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होता है, ये सारी बातें हमने कर ली है। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का सेकंड पार्ट जो है oogenesis। हम पढ़ेंगे oogenesis। और मैंने आपको बता रखा है कि बच्चों oogenesis जो है वो क्या होता है। oogenesis का मतलब हो जाएगा ओवम जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है, oogenesis फीमेल में होती है। क्लियर। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो oogenesis से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो इसके लिए अपने को पहले स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट अपना क्लियर होना चाहिए, उसके बाद oogenesis कंप्लीट होना चाहिए। उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन चेक करेंगे। उसके बाद में हमें पता लगेगा कि हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis किस प्रकार से डिफरेंट है। आई बात समझ में? वास्तव में ये दोनों काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि oogenesis जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको देखना है कब इसमें मियोसिस होता है, कौन सी प्रोसेस पहले होती है, कौन सी प्रोसेस बाद में होती है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपको क्लियर हो चुका था। अब oogenesis यदि आपको क्लियर हो जाता है उसके बाद में आप दोनों में डिफरेंस आसानी से कर पाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन oogenesis को। देखो बच्चों, oogenesis के लिए अपन को सबसे पहले पढ़ना है कि जो प्राइमरी जर्म सेल है वो डिप्लॉइड थी। यहां मैं लिखूंगा प्राइमरी जर्म, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल जो है उसमें डिवीजन होगा और वो डिप्लॉइड सेल बनाएगी। डिप्लॉइड सेल बनाएगी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब ये डिप्लॉइड बना रही है तो यहाँ क्या होगा बच्चों, माइटोसिस ही होगा। ठीक है, क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब यदि अपन यहाँ बात करते हैं इसमें कि जब ये सेकंड फेज में आएगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी डिप्लॉइड सेल का ही निर्माण होता है। यहां पर भी क्या होगा, माइटोसिस। दिख रहा है? देखो यहां आप सबसे पहले यहां पे पहली बार जब प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस हुआ है तब यहां पे जो सेल्स बनी है उनको बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं उसको, oogonia। ये यहां से लेके यहां तक संख्या बढ़ रही है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। बताया था मैंने आपको। और अब आप यहां देखो कि ये जो सेल बनी है इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte क्या करती है, ग्रोथ करेगी। जिस प्रकार से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है सिमिलर सा प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गई, प्राइमरी oocyte। ये क्या बन गई बच्चों, प्राइमरी oocyte बन गई। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस आपने अभी पढ़ा है बिफोर बर्थ होता है। जन्म से पहले प्राइमरी oocyte बन चुकी होती है। अब एक बार थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करना कि एक क्लास जो हम ले रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, उसमें मैंने आपको
oogenesis का कुछ पॉइंट वहां डिस्कस किए थे। उगोनिया के बारे में कुछ बातें मैंने की थी कि मैंने कहा था कि सबसे पहले जो उगोनिया बनती है 4 लाख के समथिंग होती है, संख्या घटती जाती है, 60 से 80,000 प्राइमरी oocyte वहां आके सेज बसती है, 400 केवल कुछ सेल्स थी जिनका एक फीमेल अपनी लाइफ में यूज ले पाती है। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको? सर इतना याद नहीं रहता है याद रखने की कोशिश नहीं करते हो ना इसमें। हाँ, ये बात समझ में आई। मैंने ये भी बता दिया था कि जन्म से पहले इनका निर्माण होने लगता है और जन्म होने से पहले प्राइमरी oocyte बन चुकी होती है, जन्म होने के बाद में प्राइमरी oocyte नहीं बनती है। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। हाँ यार, एक बार इसको नोट कर लो। ये हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे कि प्राइमरी oocyte जब बन चुका है तो प्राइमरी oocyte के बाद में क्या होगा, यानी जन्म से पहले प्राइमरी oocyte बन चुका है। अब इस बार इसको रखता हूं मैं यहां से। देखो, जन्म होने के बाद में जो फीमेल चाइल्ड होता है उसका जन्म होने के बाद में प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो, मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये है प्राइमरी oocyte। क्या है बच्चों? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के अंदर डिवीजन होगा और ये डिवीजन होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और देखो बच्चों, जब मियोसिस होता है तो इनकम्प्लीट मियोसिस होता है, इसलिए यहां पर एक बनती है पोलर बॉडी और एक बनता है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। इसको नाम देते हैं बच्चों पोलर बॉडी। ये कब होता है? प्यूबर्टी के बाद होता है। कब होता है? प्यूबर्टी के बाद होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा। और इस मियोसिस जो है, एक मिनट, ये मियोसिस नंबर 1, ये जो है इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी oocyte बनती है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्यूबर्टी के मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद की बात है। अब देखो, सेकेंडरी oocyte जो है उसमें मियोसिस फर्स्ट हो गया, ये यहां तक लिख दीजिए इसको, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में आफ्टर प्यूबर्टी ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने कुछ चीजें आपको ये कहा था कि सेकेंडरी oocyte ही रहता है, यदि निषेचन होता है तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte नष्ट होता है। अब देखो यहाँ पे जब स्पर्म आता है तो फिर इसके अंदर डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी oocyte आगे डिवीजन करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एक पोलर बॉडी का और निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? एक पोलर बॉडी का निर्माण और करेगा। तो आपको दिख रहा है एक प्राइमरी oocyte क्या बना रही है? 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये ओवम, यहाँ पे इसको अपन क्या नाम देंगे? अब ओवम। और ये ओवम डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट। सिंपल सा पॉइंट है ये oogenesis का, इसमें ज्यादा अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, क्योंकि oogenesis की बहुत सारी बातें हमने पहले ही कर दी। देखो यहाँ पे आपको दूसरी देखनी है, एक प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte क्या बनेगा बच्चों? इस एक प्राइमरी oocyte से क्या बन रहा है? एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और 2 पोलर बॉडी।
एक पोलर बॉडी जो पहले बनी थी इसके अंदर वो तो पहले ही नष्ट हो गई, और ये क्या करती है, न्यूट्रिशन, इसका जो न्यूट्रिशन है ये न्यूट्रिशन इसको दे देगी, इसके अंदर जो भी पोषण होगा ना ये अपने पोषण को क्या करती है, इसको दे देगी, और ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो बनी है ये भी इसको दे देती है, और ये भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये प्रोसेस है एक बड़ी और एक छोटी होने का रीजन का। इसका सारा जो पोषण है वो सारा इसमें चला जाएगा। अब आप देखो एक प्राइमरी साइट जो है उससे केवल एक ही ओवम, एक ही सेकेंडरी साइट बन रहा है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कहा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो 4 स्पर्म का निर्माण कर रहा है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर रहा है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और 2 से फिर 4 स्पर्म बन रहे थे। यहाँ एक प्राइमरी साइट केवल एक ही सेकेंडरी साइट और एक ही ओवम का निर्माण करती है। एक बार इसको आप नोट कर लो, उसके बाद आप आगे बात करते हैं। हाँ जी, देखा, देखो मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये मियोसिस सेकंड, और ये आपको बता देता हूं कि यहां वाला जो प्रोसेस है ये होता है स्पर्म प्रवेश करने के पश्चात यदि स्पर्म प्रवेश नहीं करता है तो ये सेकेंडरी साइट क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लीडिंग फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यदि स्पर्म प्रवेश करता है तो ये जो सेकेंडरी साइट है वहां इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, इससे एक पोलर बॉडी बनेगी, ओवम बनेगा, और ओवम तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें oogenesis से रिलेटेड है। दोबारा सुना क्या कहा, oogenesis के अंदर ओवम निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल जो है उसमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होगा तो सेल्स बनेगी, फिर माइटोसिस होगा फिर दूसरी सेल्स बनेगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि माइटोसिस से उगोनिया और उगोनिया से क्या बनती है, प्राइमरी oocyte बनती है। तो प्राइमरी oocyte बनने तक का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है बच्चों, जन्म से पहले ही हो जाता है, यानी कि प्राइमरी oocyte बन जाएगी। प्राइमरी oocyte जन्म के बाद में नहीं बनती है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में यदि अपन आगे बात करते हैं कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं, उस समय से लेके प्राइमरी oocyte में मियोसिस होगा, जिससे सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी। ये पोलर बॉडी बनने के कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, अपना पोषण इसको देगी और नष्ट हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte होगा। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ तक पड़ा हुआ है, जब सेकेंडरी oocyte ही ओवम के रूप में वहां पे रिलीज होता है, ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte भी वहां से रिलीज होगा। जब यदि निषेचन हो जाता है, यानी कि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में है, तो यहाँ पर स्पर्म इसके पास में आएगा और इसमें मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करवाएगा। निषेचन होगा तो ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, नहीं होता है, ये पहले नष्ट हो जाएगा। अब यदि निषेचन हो रहा है तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, एक पोलर बॉडी पहले बनी थी वो पहले नष्ट हो गई, और ये दूसरी पोलर बॉडी बन गई, मतलब 2 पोलर बॉडी बन रही है, और ये मियोसिस सेकंड होने के बाद में ओवम बन गया और निषेचन हो गया है, मतलब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस मिलकर क्या बना लेगी, जाइगोट, और ये जाइगोट अब आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फेज किसमें कन्वर्ट हो गई, प्रेगनेंसी में, यानी कि गर्भावस्था। और यदि निषेचन नहीं होता है तो ये गर्भावस्था में कन्वर्ट नहीं होगा, वापस सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की कंडीशन। ये बच्चों आपका oogenesis कंप्लीट। अब आपको पता लग रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सॉरी oogenesis के अंदर ओव्यूलेशन होता है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, LH की वजह से होता है। मोस्टली LH और FSH दोनों होते हैं इसमें, LH और FSH। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से हार्मोन किस प्रकार से काम करते हैं, इनको हमने एक अलग से अपने टॉपिक पढ़ा था हार्मोन रेगुलेशन करके, उसमें मैंने आपको सारी चीज डिटेल से बता दी। आई बात समझ में। ये oogenesis में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, ये आपका oogenesis का कंप्लीट पार्ट हो। एक इसमें अपन आगे बढ़ेंगे कि oogenesis होने के बाद में, यानी कि ओवम बनने के बाद में तो पोषण देने की जो प्रोसेस होती है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक पोषण कहाँ से मिलेगा उस एम्ब्रियो को, जाइगोट को या उन सेल्स को। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है कि इसके अंदर योग फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर योग बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें जो येलो कलर का जो पार्ट होता है उसको योग बोलते हैं, तो ऐसा ह्यूमन में भी होता है।
तो ह्यूमन में जो योग बन रहा है उसको बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो है सारी प्री वाइटेलोजेनेसिस, और उसके बाद में जो योग बनता है उसको बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। तो ग्रोथ फेज जो होती है, कौन सी ग्रोथ फेज? ये ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज में दो अवस्थाएं चलती है, ये आपने नोट कर लिया ना कंप्लीट। इसके अंदर चलती है, देखो एक तो होती है प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक होती है वाइटेलोजेनेसिस। अब वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है कि योग जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे पहले, और ये होता है योग फॉर्मेशन के बाद की अवस्था, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ तक तो ये अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है और प्री वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है। इतना इसके अंदर डीपली इतने को आगे नहीं जाना है, मैं नॉर्मल कुछ चीजें आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, और ये आपका oogenesis की बातें सारी कंप्लीट हो। ठीक है, अभी जो अपन बात कर रहे हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस, उसकी थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। जो चीजें आपको इसमें याद रखनी है वही मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी डालेंगे। देखो ग्रोथ फेज के अंदर दो पार्ट चलते हैं, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है योग निर्माण, और प्री वाइटेलोजेनेसिस मतलब योग निर्माण से पहले की अवस्थाएं, जिसमें जीन एम्प्लीफिकेशन इसके अंदर आता है। प्री वाइटेलोजेनेसिस में भी अगर बात करते हैं तो जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है डीएनए की सक्रियता बढ़ेगी, डीएनए की सक्रियता बढ़ेगी तो उससे क्या होता है एमआरएनए का निर्माण अधिक होगा। ये चीजें यहाँ बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि डीएनए से किस प्रकार से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। यहाँ डीएनए की एक्टिवेशन बढ़ेगा तो एमआरएनए का निर्माण बढ़ेगा, एमआरएनए का निर्माण बढ़ेगा तो यहाँ पे दो प्रकार के आरएनए यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक होता है कि कुछ आरएनए एक्टिव होते हैं, और मोस्टली यदि अपन एमआरएनए की बात करें तो वो क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा। एमआरएनए निर्माण के बाद में क्या होता है कि इसमें एक्टिव होते हैं, वो आगे जाके क्या बनाते हैं इंफोरोसोम बनाते हैं, इनका कार्य मैं आपको आगे बताऊंगा। और सम आरएनए जो एक्टिव हुए थे वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण चल रहा था उसको कम कर देते हैं, मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको घटा देते हैं। और ये सारी चीजें बच्चों कहाँ चल रही है, ओगोनिया और प्राइमरी साइट। ये तो बात होगी प्री वाइटेलोजेनेसिस मतलब योग निर्माण से पहले। अब अपन बात करें वाइटेलोजेनेसिस क्या है, कि योग का निर्माण। योग निर्माण के लिए देखो क्या आपको याद रखना है कि लीवर से निर्मित, तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन में योग का निर्माण किससे होता है, लीवर से होता है। मोस्टली एनिमल जो है उनमें लीवर से होता है, इंसेक्ट जो होते हैं उनमें फेट बॉडी से होता है, और रेप्टाइल और बर्ड जो होते हैं, जो रेप्टाइल और बर्ड जो है उनके अंदर जो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनसे होता है। चाहो तो आप नोट कर लेना, मोस्टली एनिमल लीवर, इंसेक्ट जो क्लास है उसके अंदर किससे होता है फेट बॉडी से, रेप्टाइल और जो बर्ड है उनके अंदर किससे होता है मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। सॉरी एम्फीबिया और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें एम्फीबिया और रेप्टाइल, इसके अंदर होता है मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अधिकांश में लीवर से, इंसेक्ट में फेट बॉडी से, और एम्फीबिया और रेप्टाइल में किससे हो जाएगा मॉडिफाइड रूपांतरित माइटोकॉन्ड्रिया। देखो लीवर से निर्मित योग जो है ये ब्लड द्वारा, याद रखना इसको, लीवर से निर्मित योग ब्लड द्वारा घुलनशील अवस्था के अंदर ओवेरी में पहुंच जाता है। अघुलनशील अवस्था में नहीं, घुलनशील अवस्था में पहुंचता है। उसके बाद में प्राइमरी साइट में ये घुलनशील अवस्था में जाके जमा हो जाता है। क्या कहा मैंने, सबसे पहले योग का निर्माण लीवर में होता है, फिर लीवर से जो योग है वो ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंच जाएगा, प्राइमरी साइट में जाएगा। वो घुलनशील अवस्था में था लेकिन प्राइमरी साइट में जब जाके वो जमा होता है तो उसको अघुलनशील अवस्था में आना ही पड़ेगा, फिर वो घुल जाएगा, वहां पे जमा नहीं होगा। अब घुलनशील, ये अघुलनशील घुलनशील में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, अघुलनशील जो घुलनशील है वो अघुलनशील में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए आपको यहाँ याद रखना है कि घुलनशील योग जो है वो अघुलनशील योग में माइटोकॉन्ड्रिया से स्रावित एक काइनेज एंजाइम होता है। ये आपको याद रखना है, कौन सा एंजाइम घुलनशील योग को अघुलनशील योग में कन्वर्ट करता है, काइनेज एंजाइम के द्वारा ये बदलता है। तो घुलनशील योग अघुलनशील योग में माइटोकॉन्ड्रिया स्रावित काइनेज एंजाइम से बदल जाता है। क्लियर यहाँ पे। अब अपन बात करें
कि योग जो है उस योग के अंदर होता क्या है, क्योंकि योग इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। तो देखो उसके अंदर कुछ सिंपल प्रोटीन्स होती है, जिसमें अपन बात करें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन और फॉस्फोलिपिड, और सर्वाधिक यदि अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होती है, फॉस्फोलिपिड। ये तो होगी सिंपल प्रोटीन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में कि योग में कौन कौन सी प्रोटीन होती है। यदि फॉस्फोप्रोटीन की अपन बात करें तो फॉस्फोवाइटाइन और फॉस्फोवाइटेलाइन, ये दो फॉस्फोप्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर। यदि अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मेनोज शुगर जो है वो इसमें पाई जाती है, लेकिन वो कितनी है, बहुत कम होती है, केवल 1%, केवल 1% शुगर, मेनोज शुगर इसमें पाई जाती है। ये बच्चों योग के बारे में जानकारी होगी। आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आता है वो याद रखना है, एक तो ये कि जो ग्रोथ फेज है उस ग्रोथ फेज के अंदर क्या क्या है। ठीक है। अब ये अपन आगे बात करते हैं तो योग निर्माण को क्या कहते हैं, कहां से होता है, और घुलनशील अघुलनशील में कैसे कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन एक, दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा क्वेश्चन। आई बात समझ क्लियर। इसको आप नोट करो और इसको जो नोट कर लो, उसके बाद में आज की अपनी जो क्लास है वो यही खत्म होती है। अब अपन बढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो अपने को मेन पॉइंट जो अपने को पढ़ने थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, योग के बारे में, वो सारी चीजें हमने आज की क्लास में यही करें।